हेलो बच्चों, आज हम इस यूनिट का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और सेकंड लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लेक्चर में से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि इसके बाद एक लेक्चर और होगा इस यूनिट का, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा काम चल जाए, तो उसके लिए बेस्ट है ये, इसमें आपका पहले दो लेक्चर में काम चल जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। सेकंड जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, हम कैसे निकालेंगे। क्वांटम डिफेक्ट क्या होगा, और साथ में क्वांटम डिफेक्ट के साथ हम ये देखेंगे कि जो डबलेट टर्म सेपरेशन आता है वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए कितना होगा और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डबलेट टर्म सेपरेशन की वैल्यू पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए आती है बच्चों 5.82 Z⁴ डिवाइड बाई n क्यूब इंटू L प्लस 1। ये वेरीफाई करना एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है पहले भी। तो जो पिछले टॉपिक में हमने पिछले लेक्चर में जो हमने वो टॉपिक किया था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का, उस टॉपिक का लास्ट जो पॉइंट जहां हमने छोड़ा था उसकी शुरुआत इस लेक्चर में, वहां से हम इसको शुरू करेंगे फिर, और तब वो क्वेश्चन आगे आपका कंप्लीट होगा। तो उसको आप देखो, ध्यान से जरूर देख लें। डेल्टा टाउ हम यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं, व्हाट आर द पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और उनका अपना एक ऑर्बिट होगा। हालांकि वो ऑर्बिट फिक्स नहीं होता, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्बिटल की फॉर्म में हम बात करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट लिए हुए है तो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है, तो ये देखा गया रिलेटिविस्टिक केसेस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट कर जाता है, और कई बार वो नहीं करता। कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट तो उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं और कुछ ऑर्बिट्स उनको पेनिट्रेट नहीं करते हैं। एटॉमिक कोर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के साथ साथ जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स विद न्यूक्लियस जो होगा वो पोर्शन, उसको हम एटॉमिक कोर कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक कोर को अगर वह ऑर्बिट पेनिट्रेट कर रहा है तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होगा, और अगर उनको पेनिट्रेट नहीं कर रहा है तो वो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की कुछ खास बातें क्या है। देखिए, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करता। सेकंड पॉइंट ये है जो एनर्जी वैल्यू होगी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में, वो नियरली इक्वल होगी कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में जो अगर वही ऑर्बिट हम हाइड्रोजन एटम के केस का लें और वही ऑर्बिट हम किसी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो दोनों की एनर्जी लगभग क्या आएगी? सेम आएगी। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? जो हमारे पास स्टेट्स हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं जिनके लिए नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स आ रहे हैं, उन स्टेट्स में एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नियरली इक्वल, वो लगभग 0 आएगा, या दोनों की वैल्यू लगभग क्या होगी बच्चों? सेम होगी। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के डिफरेंस को हम कहते हैं क्वांटम डिफेक्ट। तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के केस में क्वांटम डिफेक्ट की वैल्यू बहुत कम होगी, नियरली 0 होगी, क्योंकि वो लगभग क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो टर्म वैल्यू होगी अल्कली मेटल्स के लिए, वो टर्म वैल्यू हाइड्रोजन एटम से ज्यादा आएगी। जो टर्म्स वैल्यू आएगी वो हाइड्रोजन एटम से क्या आएगी बच्चों? ज्यादा आएगी। टर्म वैल्यू जो हम वो एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं उसमें आपने देख भी लिया होगा, मतलब, या जो इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसमें आप देख लेना एक बार। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कि जो बोर्न और हेजनबर्ग ने अप्रोक्सीमेशन दी थी, वो ये कह रही है कि जो टर्म वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, वो टर्म वैल्यू में इंक्रीज किस लिए आ रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक एटॉमिक कोर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अपना एक फील्ड होगा। उस फील्ड की वजह से वहां पर पोलराइजेशन सेटअप होगा। पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि वहां पर पोलराइजेशन होने से जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट होगा, उसकी टेंडेंसी शिफ्ट होने की होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक तरफ होने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव एक तरफ होने की कोशिश करेगा। उस पोलराइजेशन की वजह से वहां पर जो एनर्जी है सिस्टम की वो डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होगा बच्चों? वहां पर जो टर्म वैल्यू है सेपरेटली, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द एनर्जी होता है, तो वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। और आमतौर पर जितनी अल्कली मेटल्स हैं उन सभी का जो f ऑर्बिटल है वो नॉन पेनिट्रेटिंग होता है। वो क्या होता है? नॉन पेनिट्रेटिंग होता है। नेक्स्ट जो है
पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होगा, तो लगभग सारे इसके उल्टे आ जाएंगे। जैसे पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का अगर आप एग्जांपल लें, जैसे एस ऑर्बिट है लिथियम का एस ऑर्बिट, एस और पी ऑर्बिट सोडियम के, और के पोटाशियम के, सोडियम के और पोटाशियम के, और एसपीडी जो ऑर्बिट है वो रुबिडियम के। ये एग्जांपल है पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के। दोबारा सुन ले, लिथियम का एस ऑर्बिट, एस एंड पी ऑर्बिट फॉर सोडियम एंड पोटाशियम, और उसके बाद एस पी एंड डी ऑर्बिट फॉर रुबिडियम एंड सीजियम, वो आपके पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स में आएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं होगा, इसीलिए वहां पर क्वांटम डिफेक्ट आएगा बच्चों। और क्वांटम डिफेक्ट जो होगा, जैसे जैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपका क्वांटम डिफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। और क्वांटम डिफेक्ट जो होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये लास्ट सेक्शन जो इसका सेक्शन होगा आज के लेक्चर का, उसमें हम डिस्कस सेकंड सेक्शन में हम उसको डिस्कस करेंगे बेटे। इसके बाद का जो सेक्शन होगा उसमें हम निकालेंगे एक तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, वो निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें क्वांटम डिफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे, और क्वांटम डिफेक्ट में हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्वांटम डिफेक्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, और एल के बढ़ने से उसकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डली क्या बच्चे डिक्रीज होती जाएगी। सो ये था बच्चे हमारा पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स का क्या डिफरेंस है, ये पता होना बहुत जरूरी था। और उसके बेसिस पे ही हम अगला टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, उसके बाद क्वांटम डिफेक्ट क्या होता है, उसके बाद लास्ट का जो टॉपिक होगा उसमें होगा कि जो डबलेट टर्म सेपरेशन आती है वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए क्या आती है और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए क्या आती है। इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। व्हाट आर द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, दोट ऑर्बिट्स विच पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया है, वहां पर हमने ये भी देखा कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में क्वांटम डिफेक्ट क्या होगा, क्वांटम डिफेक्ट क्या होता है, उसको कैसे उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कैसे करते हैं देखिए। तो एनर्जी निकालने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एटॉमिक कोर में ऑर्बिट्स जो होंगे वो पेनिट्रेट कर रहे हैं एटॉमिक कोर को। तो दो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, आउटसाइड द एटॉमिक कोर, इनसाइड द एटॉमिक कोर। आउटसाइड एटॉमिक कोर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो हमारा पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस जेड नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन रो। रो इज द रेडियस ऑफ एटॉमिक कोर, ठीक है। जेड नॉट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटसाइड द कोर, एंड जेड आई इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हेन पॉइंट इज टेकन इनसाइड द एटॉमिक कोर, ओके। उसके बाद इनसाइड एटॉमिक कोर एनर्जी हमारी ये आ जाएगी, पहले इन्फिनिटी से रो, फिर रो से आर इंटीग्रेट करके उसको हम एनर्जी निकाल लेंगे। रो की टर्म दो आएंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इनसाइड द एटॉमिक कोर। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की निकाल लेंगे दैट इज मस्ट बी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज लाइक दिस 1/2m pr² plus p²² by r²। this is orbital angular momentum, this is radial angular momentum, and p is the total potential energy। अगर इनसाइड कह रहे हो तो v की वैल्यू इनसाइड वाली रख देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये इनसाइड निकाला बच्चों ये रख देंगे, और अगर आउटसाइड है तो फिर ये वैल्यू रख देंगे। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सो द पी थीटा विल बी द कांस्टेंट ऑफ मोशन, एंड कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, दैट विल बी इक्वल टू पी थीटा इज इक्वल टू के एच अपॉन 2 सो टोटल एनर्जी इनसाइड कितनी आई बच्चों, टोटल एनर्जी इनसाइड आई कितनी आई, इनसाइड ये आई है, आई का मतलब इनसाइड, टोटल एनर्जी इनसाइड आई हमारे पास दिस प्लस दिस, ये आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पर 2m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इसमें भी 2m से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2m से, ये टर्म उस साइड चले जाएगी, दोनों में से 2m कॉमन आ जाएगा, 2m कॉमन, ये टर्म जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस p²² बाई r² होल ऑफ द रूट। यहाँ से हमने PRI फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट PR0, एंड व्हाट इज PR0, दैट इज फॉर आउटसाइड। अगर आउटसाइड के लिए करेंगे तो टोटल एनर्जी यहाँ पर E0 बनेगी, V0 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह पर ये आ जाएगा बच्चों, केवल ये हट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा PR0²। तो PR0 की वैल्यू क्या आएगी, PR0 इज इक्वल टू 2m इंटू EI, ये माइनस उधर जाकर किसका हो गया बच्चों, प्लस का, प्लस माइनस p²²
डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। दिस इज फॉर आउटसाइड, ये इनसाइड ये आउटसाइड। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो अपने आउटर इलिप्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ना ही इनर इलिप्स कंप्लीट हो रहा है, ना ही आउटर इलिप्स कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन अगर हम पी आर डी आर इंटीग्रेशन क्लोज लूप में ले और इसका इंटीग्रेशन पी आर डी आर क्लोज लूप में ले, उन दोनों का टोटल जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एन आर एच प्लस एन आर आई एच। व्हाट इज दिस? This is the quantization condition for PR. Again, this is the quantization condition for PR. This is for inside and this is for outside. ये inside के लिए नंबर है हमारा और ये किसके लिए है बच्चों? outside के लिए। और NR plus NI that is equal to N and that is the total principal quantum number। तो वो हमारा इन दोनों, एक inside के लिए अलग से और outside के लिए हमने अलग से ले लिया। अब क्वांटम कंडीशन को अगर हम यूज करते हैं, जैसे ये जो हमने लिखा है बच्चे, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने लिखा है, तो एन आर आई प्लस एन आर नोट क्या है एक्चुअली में? वो एन आर के इक्वल है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी आउटसाइड द कोर क्या होगी ये हमने बता दिया। टोटल एनर्जी आउटसाइड द कोर का सिंपल फॉर्मूला ये है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, ये बोहर एटॉमिक अगर रेडियस में अगर आपको एनर्जी ध्यान हो कैसे निकालते थे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू होती है बच्चों, जो ये R है ये एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रहा है? ये ए नोट एन स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड। उस R की वैल्यू हमने यहाँ पर अगर पुट कर दे दोनों में, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आउटसाइड एनर्जी का बन जाएगा। सिमिलरली एनर्जी फॉर इनसाइड ये तो सेम रहेगी, ये फैक्टर भी सेम आएगा, इनसाइड में ये एडिशनल फैक्टर आ जाएगा। इन सभी को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। लेकिन आउटसाइड और इनसाइड का टोटल एनर्जी का अगर सम, मतलब दोनों टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है, टोटल एनर्जी आउटसाइड इक्वल टू टोटल एनर्जी इनसाइड, तो उन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो वहाँ इक्वेट कर सकते हैं। तो 9 और 10 को हम इक्वेट कर देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर बच्चों मेन है, हम एक वो स्पेशल केस यहाँ पर लेके चल रहे हैं। उस स्पेशल केस के अंदर ये तो एनर्जी तो हमने निकाल दी, इनसाइड की और आउटसाइड की, दोनों को इक्वेट भी कर लेंगे हम। लेकिन जो स्पेशल केस हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो फिलिप्स है वो आउटसाइड और इनसाइड जो कोर है वो अगर कंप्लीट है, तो उस केस में क्या होगा? हम एक कंसेप्ट ले सकते हैं कि जैसे एन आर जो हमने लिखा था यहाँ पर, एन आर इज इक्वल टू एन आर आई प्लस एन आर नोट। ये आउटसाइड के लिए है, ये किसके लिए है? इनसाइड के लिए है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये सिचुएशन होती है बच्चों, इस सिचुएशन के अंदर जो पेरीहिलियन डिस्टेंस है आउटर इलिप्स की, दैट मस्ट बी इक्वल टू द एपीहिलियन डिस्टेंस ऑफ द इनर इलिप्स। पेरीहिलियन डिस्टेंस आउटर इलिप्स एंड एपीहिलियन डिस्टेंस ऑफ इनर इलिप्स। पेरीहिलियन और एपीहिलियन ध्यान है ना, लोएस्ट डिस्टेंस जैसे सन के केस में हम अर्थ रिवॉल्व करती है, जब सन अर्थ के नजदीक आता है एंड जब सन से दूर जाता है, तो उन टर्म्स को हम पेरीहिलियन और एपीहिलियन की के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं। तो क्या कहा हमने? आउटसाइड जो इलिप्स होगा, उस आउटर इलिप्स का जो पेरीहिलियन डिस्टेंस है वो इनर इलिप्स के एपीहिलियन डिस्टेंस के बराबर होगा, और दोनों लगभग किसको अप्रोच करेंगे? एटॉमिक कोर के रेडियस को अप्रोच करेंगे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आउटर के इलिप्स के लिए, ये किसके लिए है? इनर इलिप्स के लिए है, दैट इज इक्वल टू रो। और आई ई नोट और ई आई क्या है? दैट इज द इसेंट्रिसिटी। दिस इज इसेंट्रिसिटी फॉर आउटर इलिप्स, दिस इज द इसेंट्रिसिटी फॉर द इनर इलिप्स। ये एक्सप्रेशन हम पहले कर चुके हैं सोमरफील्ड मॉडल में। ए आई जो है वो ए नोट एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड आई होता है बच्चों। और इसेंट्रिसिटी यहां से निकाल सकते हो, इस ए से डिवाइड कर दो, रो बाई ए आई आ जाएगा, रो बाई ए आई आ जाएगा, तो उसको हम इस यहां से 1 माइनस चला जाएगा और इस आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई आई स्क्वायर देखिएगा, ई आई आ जाएगा यहां से रो अपॉन ए आई माइनस 1। और ये इसेंट्रिसिटी का फैक्टर भी हमने वहां पर निकाला था इन टर्म्स ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर वो यहाँ इनसाइड के लिए रखे तो एन आई इनसाइड का आ जाएगा, और अगर आउटसाइड लोगे तो बच्चा किसका आ जाएगा? आउटसाइड का। ये तो 3 एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशंस पहले कहीं ना कहीं किए हुए हैं। ये इसेंट्रिसिटी का रिलेशन है जो एटॉमिक कोर के अप्रोच कर रहा है। ये ए आई है, सेमी मेजर एक्सिस हम इसको कह सकते हैं। ये ए नोट एन आई स्क्वायर और जेड ये आपस में इनको कोरिलेट करता है, ये एक्सप्रेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इसेंट्रिसिटी का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी हम एक्सप्रेशन पहले हमारे उसमें आ चुका है फर्स्ट यूनिट के अंदर। इन सभी को रिलेट करके और यहां से इस रिलेशन से हमने ई आई निकाल लिया। तो 12, 13 और 14 इक्वेशन को अगर हम कोरिलेट करें तो यहां से बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एन आई इज इक्वल टू रो जेड आई 2 रो जेड आई ए नोट माइनस के ए स्क्वायर ए नोट स्क्वायर की माइनस 1/2 पावर जो आएगी रूट की। किस किस को कंपेयर किया हमने? 13,
14 एंड 12। हमें चाहिए एन आई, तो एन आई देखो यहां से आएगा ए आई जेड डिवाइड बाई ए नोट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहां पर, ई आई की वैल्यू आ गई, तो ई आई क्या है इसका स्क्वायर कर दो, ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाई ए माइनस 1 होल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप इस तरफ ले जाइए, तो ई आई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ई आई की वैल्यू ये पुट कर दो, और उसके अंदर फिर हम किसकी वैल्यू पुट, देखो इसकी वैल्यू तो ये पुट कर दी, ये हमारे पास फैक्टर है ही, तो यहां से हमारे पास एन आई की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन आई की वैल्यू। और ए आई की जगह क्या रख देंगे बच्चे, ये फैक्टर रख देंगे, ए आई की जगह ये फैक्टर, ई आई की जगह ये वाला फैक्टर, तो वहां से एन आई की वैल्यू आ जाएगी रो जेड आई 2 रो जेड आई ए नोट माइनस के स्क्वायर ए नोट स्क्वायर की रेज़ टू पावर -1/2। नाउ इफ यू फाइंड आउट द क्वांटम डिफेक्ट, तो क्वांटम डिफेक्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अगर हम डिफाइन करें एन आई माइनस के, तो अगर यहां से बच्चों मैं एन आई माइनस के निकालता हूं तो के माइनस इस साइड कर दीजिए, के माइनस इस साइड कर दीजिए, एक एक्सप्रेशन आ गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम डिफेक्ट की। क्वांटम डिफेक्ट निकालने के लिए एक बात क्लियर है, देखो बच्चों, एन नोट प्लस एन आई, एन नोट प्लस एन आई, दिस इज टोटल क्वांटम नंबर outside, this is the total quantum number inside, so total quantum number outside can be written as nr naught plus k and total quantum number inside is taken as nri plus k, ठीक है। तो no naught plus ni 2k n naught plus ni is equal to 2k plus nr, n naught r प्लस एन आई आर, दिस इज टोटल रेडियल क्वांटम नंबर हमारा ये बन जाएगा। अब के को अलग कर लो, के प्लस एन आर क्या बन गया, के प्लस एन आर बन गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज के प्लस एन। तो क्या किया हमने यहां से, एन माइनस एन नोट इज इक्वल टू एन आई माइनस के, ये के इस साइड ले गए, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम डिफेक्ट, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्वांटम डिफेक्ट, एंड क्वांटम डिफेक्ट आ गया हमारे पास एन आई माइनस के। एन आई माइनस के हम निकाल चुके हैं, एन आई माइनस के की वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू पुट कर दी। और क्वांटम मैकेनिकली पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, के और के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है एल प्लस 1/2, के स्क्वायर की वैल्यू होती है एल इंटू एल प्लस 1। जब ये वैल्यू हम इसके अंदर एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे बच्चों, हम एक बात देखेंगे, जो क्वांटम डिफेक्ट है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम डिफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट है, उस केस में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा। देखो बच्चों, लास्ट पार्ट में हम लेके आए हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी फॉर पेनिट्रेटिंग एज वेल एज फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो इसके लिए हमें एक बार पिछले रिजल्ट्स पे जाना होगा, वो हम पहले कर चुके, इसलिए मैं एक बार यहाँ दोबारा से नोट कर देता हूँ बच्चों। जो पिछला रिजल्ट हमने पढ़ा था, इंटरेक्शन एनर्जी जो आई थी, टाउ टर्म जो निकाली थी हमने, वो आया था बच्चों ए डैश ब्रैकेट जे स्टार स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये फैक्टर आया था बच्चों, है ना। तो इस फैक्टर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑप्टिकली एक्टिव, मींस वो ट्रांजिशन कर रहा है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। उस ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन की जो टर्म्स है उसको हम उसके लिए क्या लिखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू 1/2, ऑर्बिटल हो गया हमारे पास एल, कॉमन कोई भी है हो सकता है, ठीक है। और तो जे जो आएगा बच्चों, जे आएगा एल इंटू एल प्लस जे आ जाएगा एल प्लस 1/2 एंड एल माइनस 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जे इज इक्वल टू एल प्लस 1 के लिए निकालते हैं। पहला केस हम लेते हैं, एस की वैल्यू 1/2 एल और जे इज इक्वल टू एल प्लस 1/2। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें, जे स्टार क्या है, जे इंटू जे प्लस 1, एल स्टार क्या है, एल इंटू एल प्लस 1, एस स्टार क्या है, एस इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ से जो टर्म आएगी बच्चों, फर्स्ट टर्म जो आएगी टाउ 1 जो आएगा, वो टाउ 1 कितना आएगा देखिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डैश एल बाई 2, ए डैश एल बाई 2, क्या वैल्यू आएगी, ए डैश एल बाई 2। सिमिलरली एल माइनस 1/2 के लिए अगर निकालें, तो अगर एस की वैल्यू 1/2, एल हमारे पास वही रहेगा और जे की वैल्यू हो जाएगी जे माइनस
L/2। अगर ये एक्सप्रेशन निकालते हैं बच्चों, फिर से वही रखेंगे तो जो τ2 आएगा, τ2 आ जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन फाइनली निकालें तो वो आ जाएगा -a' L+1 डिवाइड बाई 2। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दो जो टर्म्स आई हैं उनका एक्सप्रेशन ये आ गया बच्चों, τ1 a' L/2 और ये आ जाएगा -a' L+1 डिवाइड बाई 2। ये एक्सप्रेशन हम निकाल देंगे। अब देखिए हमारे पास टर्म डिफरेंस कितना है फिर, τ', वो इसका डिफरेंस कर दीजिए τ1 माइनस τ2। इनको अगर डिफरेंस करें इन दोनों का डिफरेंस करके रिजल्ट आ गया बच्चों हमारे पास a' इंटू L+1/2। अब अगर आपको ध्यान हो a' की वैल्यू हमारे पास थी बच्चों, a' की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं r अल्फा स्क्वायर z की पावर 4, नीचे n क्यूब था, L+1 L+1/2। ये एक्सप्रेशन कुछ हमारा था बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, a' रख दो यहाँ पर, a' की जगह, तो डेल टाउ जो आएगा उस डेल टाउ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो डेल टाउ की वैल्यू आएगी, a' की वैल्यू पुट कर दो r अल्फा स्क्वायर z⁴ डिवाइड बाई n क्यूब L इंटू L+1 सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। और यहाँ पर जो ये टर्म है, बाकी सारे फैक्टर इसको छोड़कर जो r इंटू अल्फा स्क्वायर का प्रोडक्ट अगर करोगे तो ये वैल्यू आती है 5.82 z⁴ n क्यूब L इंटू L+1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्म, ठीक है। तो एग्जाम में जो पिछले लेक्चर में हमने जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का टॉपिक पढ़ा था बच्चों, और वहां पर हमने एक्सप्रेशन वहां तक आके छोड़ दिया था, और उसके बाद उसमें एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन विल बी, तो फिर आपने उस टॉपिक को वहां से करके उसके बाद आगे ये पार्ट और इसमें ऐड करना, और ये आपका फिर वह क्या है वो प्रूफ आएगा, ये एक्सप्रेशन इसका फाइनल एक्सप्रेशन उसमें होगा। ओके, तो ये आ जाएगा। ये तो है बच्चों हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए है ये? हाइड्रोजन के लिए। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो वहां पर सेल्स इंट्रोड्यूस होंगे, और सेल्स होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या बदलाव आएगा, इसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड बाई n क्यूब L इंटू L+1 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हम बच्चों ऐसे कर देंगे, ये आपका स्क्रीनिंग के फैक्टर में आ जाएगा। अब वही बात है, जो सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। डबलेट टर्म सेपरेशन जो है वो डबलेट टर्म सेपरेशन, दो टर्म्स का सेपरेशन जो है हमने क्या निकाला है, ये दिस इज डबलेट टर्म सेपरेशन। जैसे याद होगा आपको, ये ऐसे आया था, एक एक्सप्रेशन ऊपर चला गया और यहाँ से एक एनर्जी आया, तो इन दोनों टर्म्स का जो सेपरेशन है वो क्या है, दिस माइनस दिस है। तो ये जो डबलेट टर्म सेपरेशन आएगा बच्चों, ये डबलेट टर्म सेपरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, L पे, N पे और Z पे, N पे, L पे और Z पे। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, एक बात हम पहले कर चुके हैं, S ऑर्बिटल के लिए डबलेट टर्म सेपरेशन जो आएगी वो 0 आएगी। क्या आएगी वो? 0। ये क्या बताया था मैंने, ये बताई थी ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है स्टैंडर्ड, तो ये टाउ नोट है, और ये अपर लेवल और ये लोअर, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये है। ये किसके लिए है? ये है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए। किसके लिए निकाली है ये? नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए। अगर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए निकाल लेंगे तो वो एक्सप्रेशन में थोड़ा सा क्या चेंज आएगा, देखिए ये तो हो गया बच्चों पेनिट्रेटिंग। अगर हम नॉन पेनिट्रेटिंग का केस करें, क्योंकि नॉन पेनिट्रेटिंग में क्या था बच्चों, नॉन पेनिट्रेटिंग में जो ऑर्बिट है वो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करेगा, और एटॉमिक कोर को जब वो पेनिट्रेट करेगा तो उसके पास दो तरह के टाइम पीरियड होंगे। एक टाइम पीरियड आउटसाइड द कोर, वहां पर टाइम क्या होगा, और एक टाइम पीरियड होगा इनसाइड द कोर। क्योंकि जब भी आपको पता है रिलेटिविस्टिक केस हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो वो अगर दूर जा रहा है ऑर्बिट में तो उससे दूर है, क्या बोलते हैं हम इसको, तो कोर से या न्यूक्लियस से, तो
उसकी स्पीड जो है बहुत कम होगी, तो टाइम, इफेक्टिव टाइम वहाँ बढ़ेगा, और जब वो नज़दीक से होकर गुजरेगा तो टाइम क्या होगा बच्चों उसका, वो कम होगा। इसलिए दो अलग अलग टाइम हम यहाँ पर लेंगे। तो दो अलग अलग टाइम क्या आएंगे, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड और इनसाइड अगर हम निकालें तो वो क्या आएंगे बच्चों, वो देख लेते हैं एक बार। पहले तो अगर इंडिविजुअली अगर आपसे कोई कहे आउटसाइड डबल टर्म सेपरेशन क्या होगी, ये आएगी 5.82 z रेज टू पावर 4। स्क्रीनिंग इफेक्ट में यहाँ नेगलेक्ट कर रहा हूँ, डिवाइड बाई n क्यूब l इंटू एल प्लस 1। ये क्या है, ये कहाँ है, मान लिया आउटसाइड है तो यहाँ नोट लगा दो। अगर इनसाइड लिखोगे डबल टर्म सेपरेशन, वो आ जाएगी 5.82 ZI4 डिवाइड बाई n क्यूब l इंटू एल प्लस 1। आप r अल्फा स्क्वेयर लिखना चाहते हो तो r अल्फा स्क्वेयर लिख लीजिए, मर्जी आपकी, या ऐसे कैसे लिखना चाहते हो तो ऐसे कैसे लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ऑर्बिट का टाइम सेपरेशन क्या होगा बच्चों, टाइम सेपरेशन फॉर एक्चुअल ऑर्बिट वो कैसे निकालोगे, वो आएगा अपने पास आउटसाइड जितना हमारे पास सेपरेशन था मल्टीप्लाई बाई आउटसाइड कितना टाइम लिया डिवाइड बाई इनसाइड कितना, टोटल टाइम कितना था, टोटल कितने टाइम के लिए है, ठीक है। टोटल टाइम का हमारे पास अगर देखें तो वो ये है, क्योंकि इनसाइड बहुत कम ऑर्बिट क्या है बच्चों, वो जो टाइम टी है ये आउटसाइड प्लस इनसाइड का टाइम है, और ये लगभग आउटसाइड के बराबर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनसाइड का जो टाइम है आउटसाइड कंपैरेटिवली नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, बहुत कम होगा, लेकिन डिफरेंस तो हमने लेना ही है। तो ये फैक्टर तो हो गया बच्चों आउटसाइड। इनसाइड क्या आएगा, इनसाइड का टर्म टाइम इनसाइड डिवाइड बाय टोटल टाइम, टी इज द टोटल टाइम, टी इज द टोटल टाइम आउटसाइड प्लस इनसाइड। और ये क्या है, टी नोट आउटसाइड में लिया गया टाइम, टी आई इनसाइड में लिया गया टाइम। तो एक प्रकार से इक्वेशन, स्टैटिक इक्वेशन लगा के हमें ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आउटसाइड और इनसाइड टाइम का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो आउटसाइड टाइम दैट नियरली इक्वल टू टोटल टाइम बताया था जैसे मैंने, ये एन नोट क्यूब एच क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नोट। बोहर एटॉमिक मॉडल अगर आपको ध्यान हो बच्चों, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, वही एक्सप्रेशन यहां पर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी वाला केस अगर आपको ध्यान हो, एम नोट स्क्वेयर ई की पावर 4 जेड नोट स्क्वेयर। और इनसाइड जो टाइम आएगा, इनसाइड जो टाइम आएगा वो आएगा एन आई क्यूब जेड एच क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नोट स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर एम नोट स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 जेड आई स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। याद रखें नीचे तो दोनों जगह टी नोट, यहाँ भी टी नोट आ जाएगा, यहाँ भी टी नोट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म तो रह जाएगी ऐसी कैसी आउटसाइड वाली तो। और इनसाइड में फैक्टर में चेंज आएगा बच्चों आई और टी, आई और टी का मतलब इनसाइड टाइम डिवाइड बाय दिस टाइम, सारे फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, एक तो ये फैक्टर बचेगा, यही फैक्टर बचेगा, और एक एन आई और एन क्यूब बचेगा। इन दोनों का देखो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो टी आई डिवाइड बाई टी अगर निकाल ले हम टी आई बाई टी, तो सारे फैक्टर कैंसिल आउट। टी आई में टी आई बाई टी की जरूरत है, टी आई में एन आई क्यूब ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा एन नोट क्यूब, टी आई का जेड आई स्क्वेयर चला जाएगा ऊपर, और जेड नोट स्क्वेयर आ जाएगा नीचे। ये एक्सप्रेशन हम निकाल लें, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास जो टर्म सेपरेशन आएगी बच्चों क्या आएगी, इन दोनों का टोटल सम हमने किया था, तो नेट टर्म सेपरेशन आएगी 5.82 कॉमन, L इंटू एल प्लस 1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या आएगा बच्चों, अंदर आ जाएगा अपने पास टोटल फैक्टर निकाल के जेड नोट 4 डिवाइड बाई जेड नोट 4 डिवाइड बाई, यहाँ भी नोट क्यूब लिखेंगे हम, नोट क्यूब, ये एन आई हो जाएगा, एन नोट क्यूब प्लस जेड आई स्क्वेयर, जेड आई स्क्वेयर, जेड नोट स्क्वेयर, जेड नोट स्क्वेयर, जेड नोट स्क्वेयर, इन दोनों का रेशियो डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा बच्चों एन नोट क्यूब, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एन नोट क्यूब, टी आई बाई टी की जगह। मतलब कहने का मतलब इसको हमने डेल्टा, ये जो टर्म है इसको टी आई बाई टी से मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ टी आई बाई टी से, और टी आई बाई टी कितना है एन आई क्यूब जेड आई स्क्वेयर डिवाइड बाई
एन आई एन नॉट क्यूब, आई है तो बच्चे नोट ऊपर आएगा और आई नीचे आएगा, क्योंकि उल्टा है ना, जेड उल्टा है, तो ऊपर आ जाएगा नोट स्क्वायर, नीचे आ जाएगा जेड आई स्क्वायर। ये दो फैक्टर कट गए तो 2 बच गया, जेड आई स्क्वायर जेड नोट स्क्वायर, एन आई क्यूब से एन आई क्यूब कैंसिल आउट, नीचे बचेगा एन नोट क्यूब। तो वहां से एक्सप्रेशन निकला है, ये आ जाएगा 5.82 एल इंटू एल प्लस 1 एन नोट क्यूब जेड रेज टू पावर 4 प्लस जेड स्क्वेयर जेड आई स्क्वेयर। यहां से जेड नोट स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं हम। 5.82 डिवाइड बाई एल इंटू एल प्लस 1 एन नोट क्यूब जेड स्क्वेयर जेड नोट स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है कुछ तो फिर जेड नोट माइनस सिग्मा का स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस सिग्मा का स्क्वायर करके हम इस फैक्टर को निकाल देंगे। ये जो रिजल्ट आया था बच्चों, ये रिजल्ट आया था पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए। अगर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए रिजल्ट निकालना है, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए हमारे पास दो केस बनेंगे, और दो केस क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बनेंगे दो केस पेनिट्रेटिंग के लिए? पेनिट्रेटिंग में इनसाइड का भी बनेगा और किसका बनेगा, आउटसाइड का भी बनेगा। इनसाइड का भी बनेगा और किसका बनेगा बच्चों, आउटसाइड का केस भी बनेगा। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में टोटल जो हमारे पास डबलेट सेपरेशन आएगी, डबलेट सेपरेशन ऑफ आउटसाइड अगर निकाल लेंगे टाइम के हिसाब से, तो आउटसाइड में जितना टाइम लिया है डिवाइड बाय टोटल टाइम, प्लस इनसाइड इंटू इनसाइड में जो टाइम लिया है डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम और जो हमारा आउटसाइड का टाइम है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, इसलिए फैक्टर सेम आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो उस एक्सप्रेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये था हमारा डबलेट टर्म सेपरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी वाले केस में। ओके।